नमस्कार दोस्तों, डबल एडी स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर्स के बारे में। और दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर से हर एक एग्ज़ाम में 1, 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हम बंगाल के गवर्नर को इस प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर की बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहले बंगाल का गवर्नर आता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव में ख्याल करने वाली बात ये है कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल जो है 2 टाइम है। एक बार 1757 से 60 और दूसरा है 1765 से 67। अब बात आती है कि एक 1757 से 60 है और एक 1765 से 67 है। यह कार्यकाल किस प्रकार से था उसका, कैसे 2 बार इसका कार्यकाल था, ये चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके कार्यकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई और एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर रॉबर्ट क्लाइव की पृष्ठभूमि की बात जानते हैं, अगर जानना चाहें तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, वो साधारण परिवार का एक व्यक्ति था। और यह EIC में क्या काम करता था, क्लर्क का काम करता था। ठीक है, यह रॉबर्ट क्लाइव क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा कि यह साधारण परिवार का व्यक्ति था और यह क्लर्क था। और इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कर्नाटक वार में। ठीक है, कर्नाटक वार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पहचाना। और इसको क्या आपको बताया था कि ब्लैक होल, अब से पहले वाली वीडियो जो भी है उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जब ब्लैक होल टेस्टिंग होगी उसके बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, कंपनी क्या करेंगी कि एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव को भेजती है कहाँ, बंगाल। तो ये चीज़ें आप पीछे वाली वीडियो में देखकर जान सकते हैं, हम उस चीज़ को अब यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट क्लाइव साधारण परिवार का था, क्लर्क था कंपनी में और कर्नाटक वार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही ज़्यादा विश्वास रॉबर्ट क्लाइव पर था। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार से बनता है। अगर एग्जाम में हमसे पूछते कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन उसमें होगा रॉबर्ट क्लाइव। और उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। रॉबर्ट क्लाइव क्यों है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहां से कंपनी की राजनीतिक सफ़र का शुरुआत होता है। ये हम पीछे वाली वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आता है, क्वेश्चन आता है कि क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, क्लाइव का गधा। तो क्लाइव का गधा कहा जाता है मीर जाफर को। अब आप सोचेंगे कि क्लाइव का गधा मीर जाफर को कैसे कहा जाता है। जिसने भी पिछली वाली वीडियो देखा है उनको पता है कि मीर जाफर जो था, मीर जाफर को बहला फुसला कर यह क्या करता है कि सिराज को मरवा देता है। तो मीर जाफर को क्या करता है, एक झूठा लालच भी देता है कि हम आपको राजा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। करता कुछ भी, राजा तो बनाता है लेकिन सिर्फ नाम का राजा बनाता है। तो इस तरह से बताया गया है इतिहास में। क्वेश्चन कुछ पूछता है कि क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मीर जाफर। देखिए दोस्तों, इसके कार्यकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। जब ये 1757 से 60 ईस्वी तक था तो प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध में इसने बहुत सारा धन क्या किया, लूटा, बहुत सारा धन लूटा। कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव बहुत सारा धन लूट के और फिर ब्रिटेन चला गया। ठीक, ब्रिटेन जाने के बाद 1760 के बाद फिर वहाँ का गवर्नर हालवेल को बनाया जाता है। क्योंकि अभी हालवेल का हम अभी बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद वेंसीटाट को बनाया जाता है जो 1760 से 65 रहता है। अब फिर 1765 से 67 में क्लाइव आ जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि क्लाइव को एक साथ ही ख़त्म कर दिया जाए, कि क्लाइव का जितना भी कार्यकाल था, क्या क्या घटनाएं हुई, समझ में आ जाए। देखिए, जब बक्सर का युद्ध होता है तो पूछता है क्या उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, तो नहीं था। बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, लेकिन बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद रॉबर्ट क्लाइव संधि करने के लिए आ जाता है। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर बंगाल का कौन था, तो बंगाल का उस समय गवर्नर वेंसीटाट था।
समझ में आ रहा है? अगर आपसे ये पूछे, ये बताइए कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आपको यही बताना है कि हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ। यहाँ पे आप 3 प्रकार के क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इलाहाबाद की संधि क्या थी। इलाहाबाद की संधि क्या थी? देखिए, इलाहाबाद की संधि ये थी कि जब भी, देखिए अंग्रेजों में एक खास बात यह थी कि अंग्रेज जब भी कोई भी युद्ध लड़ते थे, कोई भी कैसा भी युद्ध हो, तो उनका एक सबसे बड़ा फंडा ये होता था कि हम युद्ध करेंगे, और युद्ध में अगर जीतते थे तो जीतने के बाद जो विपक्षी जो हारी होती थी उससे हार जाना लेते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि पहले संधि किया, प्रथम संधि किया, ठीक है। फिर उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि करेंगे। तो बात आती है कि इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच में हुई, तो देखिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए। पीछे में बक्सर के युद्ध में हम पढ़े थे कि बक्सर के युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम के बीच, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के बीच, और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच। समझ में आ रहा है? तो अब तो क्या हुआ था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो मीर कासिम जो है, मीर कासिम हार जाता है, और जब मीर कासिम हार जाता है तो भाग जाता है। तो बचे कौन कौन? अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक। आपको बात समझ में आ रही है? तो जो मुगल सम्राट शाह आलम बचा है और अवध का नवाब, अब इन्हीं लोगों से अंग्रेज क्या कहेंगे कि अब आप लोग हारे हैं, अब आप हमारे हार जाना दीजिए। तो अब इन लोगों से किस प्रकार से हार जाना लेंगे, अब समझिए। तो अब क्या होगा कि इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। 12 अगस्त पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 में। अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या हुआ था इलाहाबाद की संधि में, तो जान लीजिए कि इलाहाबाद की संधि में ये हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार किसे मिल गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। समझ में आ रहा है? दीवानी को हमने पहले बताया था कि दीवानी क्या होता है। आप शायद ये चीज़ें आपको याद होंगी कि दीवानी क्या है। देखिए, इससे पहले वाली हमने वीडियो में बताया था कि एक होती है दीवानी और एक होता है सूबेदार, ठीक है। तो जो दीवान होता है वो राजस्व की देखरेख करता है, और जो सूबेदार होता है वो सैन्य व्यवस्था को, यानी कानून व्यवस्था को देखरेख करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहली वीडियो में ही पढ़ लिया था, ठीक। अब पूछता है कि ये बताइए इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को जो हुई थी वह किन के बीच में हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बुलाया था? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था। तो जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में होगी, तो सब मुगल बादशाह शाह आलम। ये मुगल बादशाह शाह आलम, आपको बात ख्याल आ रहा है कि मुगल बादशाह शाह आलम कौन है? वही है जो मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध लड़े थे, वही कौन है? मुगल बादशाह शाह आलम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक। अब फिर दूसरी संधि करेंगे। अब दूसरी संधि कौन कौन बचा? तो बक्सर के युद्ध में एक और साथ में मीर कासिम के साथ कौन लड़े थे? तो अवध के नवाब लड़े थे। तो अब अवध में जाएंगे, अब अवध से संधि होगी। अंग्रेजों की संधि किसके साथ होगी? अब अवध से। द्वितीय संधि किसके साथ होगी? तो ये होगी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होगी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव में और अवध के नवाब में होगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या संधि में था, तो संधि में इन्होंने, अंग्रेजों ने यह कह दिया ना कि जो हमारी सेना है उसका खर्चा आप उठाएंगे। क्या, देखिए यहाँ पे ख्याल कीजिए, सेना का खर्चा क्या करेंगे? आप उठाएंगे हमारे, ठीक। तो अब सोचिए, सेना का खर्चा कौन उठा रहा है? अवध का नवाब उठा रहा है। अब उससे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी उसका सारा खर्चा आप किसको संभालना पड़ेगा? अवध के नवाब को। ये संधि हुई इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब इस प्रकार से यह हुआ कि देखिए, अब अंग्रेजों के पास क्या हो गया? अंग्रेजों के पास इस तरह से राजस्व भी हो गया, और देखिए जिसके पास कानून का अधिकार है, जैसे कानून का अधिकार अवध के पास है कि हम कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके पास पैसा ही नहीं है तो ये करेगा ही नहीं। देखिए, इसके पास जिम्मेदारी है पर पैसा नहीं है, ये बात आप समझिए। तो यही बाद में आता है कि द्वैध पूछेगा अगर क्वेश्चन, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब से कब के बीच मानी जाती है, तो 1765 से 1772 के बीच में मानी जाती है। ये आप
समझ जाइएगा, द्वैध शासन। अब बात आती है कि द्वैध शासन क्या होता है। तो द्वैध शासन थोड़ा सा हम शार्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि द्वैध शासन क्या होता है। तो देखिए, द्वैध शासन का मतलब पहले समझ लीजिए कि अभी पढ़े हम लोग दीवानी और दूसरा होता है सूबेदारी, ठीक है। तो देखिए, अभी जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उसमें क्या किया, इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तो प्राप्त कर लिया। तो जब उन्होंने दीवानी प्राप्त कर लिया तो अब इनके अंग्रेजों के पास क्या है, राजस्व है, लेकिन कानून की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात। राजस्व मिलेगा पर कानून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब सूबेदारी क्या होता है, तो सूबेदारी आप में ये हुआ कि देखिए, अवध का नवाब क्या है, अवध का नवाब के पास है कि भैया आप कानून व्यवस्था संभालेंगे। तो भाई, कानून व्यवस्था संभालने के लिए आप ऐसे तो संभाल नहीं लेंगे, उसके लिए आपके पास राजस्व का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजस्व है नहीं, जिम्मेदारी है पर राजस्व है नहीं। मतलब कुल मिला जुला के अब बंगाल में क्या हो गया है, द्वैध शासन लागू हो गया है। समझ में आ रहा है। मतलब अंग्रेज के पास पैसा है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में और क्या क्या घटनाएं होती है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ देगा कि ये बताइए कि श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ। श्वेत विद्रोह, तो श्वेत विद्रोह है जो कार्यकाल हुआ, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ, तो यह रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ। याद रखिएगा, श्वेत विद्रोह क्या था, तो यह दोहरे भत्ते को बंद कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव। भत्ता जो मिलता था, दोहरा भत्ता, उसको बंद कर दिया था। इसके कारण जो श्वेत लोग थे वो विद्रोह कर दिए थे। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था। तो आपको ऑप्शन रहेगा उसमें, रॉबर्ट क्लाइव रहे, वारेन हेस्टिंग्स रहे, जैसे जैसे रहे आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। फिर बाद में होता क्या है कि अब रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन में इसके ऊपर हो जाएगा मुकदमा, ठीक है। ब्रिटेन में इसके पास मुकदमा हो जाता है और यह मुकदमा से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर यह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। वहाँ तक यहाँ बताया ये जाता है कि इसको वहाँ पे जैसे नवाब करके बुलाया जाता था, तो वहाँ नवाब का मतलब इसको एक तरह से गाली के तरह इस्तेमाल करते थे लोग इसके लिए। तो यह इतना परेशान हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव के अंत में क्या करनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। उम्मीद है दोस्तों कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इससे इतने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे मैथ की क्लास, पॉलिटिक्स क्लास, हिंदी की क्लास, जियोग्राफी की क्लास भी चल रही है, उसको भी निरंतर देखते रहें। और इसमें ये है कि कम समय में आप, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का कोशिश हम लोग की यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दें आपको। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें 30 मिनट की समय है उसे हम 10 मिनट में ही देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप कम समय में, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा कि अब रॉबर्ट क्लाइव से आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका जो होगा वो नहीं गलत होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या था रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी जानेंगे। फिर उसके बाद जो भी बंगाल के गवर्नर थे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।